केरल के तिरुवनंतपुरम की सीबीआई कोर्ट में चल रहे सिस्टर अभया की हत्या के मुकदमे में पूरे 28 साल बाद सीबीआई के स्पेशल न्यायाधीश के सनिल कुमार ने बुधवार 23 दिसंबर 2020 को अपना फैसला सुनाया। इतनी देर से फैसला आने की वजह यह थी कि इस मामले की जांच बहुत लंबी चली। मामले की जांच पहले स्थानीय थाना पुलिस ने की, उसके बाद क्राइम ब्रांच ने की और जब मामला नहीं सुलझा तो जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई की भी 4 अलग अलग टीमों ने जांच किया। इस तरह कुल मिलाकर 6 जांच एजेंसियों ने इस केस की जांच किया। इस बीच कई सीबीआई अफसर भी बदले गए। सीबीआई ने 3 बार क्लोजर रिपोर्ट लगाने की कोशिश की, पर कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया। सीबीआई की चौथी टीम ने इस मामले में एक चोर की गवाही पर जो चार्जशीट दाखिल की, उसी चोर की गवाही पर कोर्ट इस मामले में अंतिम नतीजे पर पहुंचा और हत्यारों को सजा सुनाई। इतनी लंबी जांच होने की वजह से ही हत्या के इस मामले को केरल की हत्या की सबसे लंबी जांच का मामला कहा जा सकता है। सिस्टर अभया हत्याकांड में क्या फैसला आया, यह जानने से पहले आइए यह जान लें कि सिस्टर अभया कौन थी, उनकी हत्या क्यों हुई और हत्या के इस मामले में इतनी लंबी जांच क्यों करनी पड़ी। 19 साल की सिस्टर अभया कोट्टायम के पायस टेन कॉन्वेंट में प्री कोर्स की पढ़ाई कर रही थीं। पिता थॉमस और मां लीला ने उनका नाम बीना थॉमस रखा था। पढ़ाई के लिए जब वह नन बनी तो उनका नाम बदलकर अभया रख दिया गया। वह सेंट जोसेफ कांग्रेगेशन ऑफ रिलीजियस सिस्टर की सदस्य थीं। 27 मार्च 1992 की सुबह 4 बजे सिस्टर अभया पढ़ने के लिए उठी, क्योंकि उस दिन उनकी परीक्षा थी जिसकी तैयारी करनी थी। उन्होंने 4 बजे का अलार्म लगा रखा था। उन्हें प्यास लगी थी, वह पानी लेने के लिए किचन में गई, लेकिन वापस अपने कमरे में नहीं आई। किचन में गई सिस्टर अभया कमरे में नहीं लौटी। उनके साथ रहने वाली अन्य ननें भी पढ़ने के लिए उठी तो सिस्टर अभया कमरे में नहीं थी, जबकि उस समय उन्हें कमरे में ही होना चाहिए था। उन लोगों को अभया की चिंता हुई, उन्होंने उनकी तलाश शुरू किया। सिस्टर अभया को ढूंढते हुए वे किचन में पहुंची तो देखा फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था। उसी के पास पानी की एक बोतल खुली पड़ी थी और बोतल का पानी फर्श पर फैला था। उसी के पास अभया की एक चप्पल पड़ी थी। सिस्टर अभया की काफी तलाश की गई, पर उनका कुछ पता नहीं चला। जल्दी ही यह बात पूरे कंपाउंड में फैल गई कि सिस्टर अभया गायब हैं। सवेरा हो चुका था। उजाला होने पर किसी की नजर कॉन्वेंट के ही कंपाउंड में बने कुएं के पास पड़ी अभया की दूसरी चप्पल पर पड़ी। कुएं के पास चप्पल पड़ी होने से अंदाजा लगाया गया कि कहीं सिस्टर अभया कुएं में तो नहीं गिर गईं। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दिया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कुएं को खंगाला तो सिस्टर अभया की लाश मिली। अब तक सुबह के लगभग 10 बज चुके थे। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जांच में सिस्टर अभया की एक चप्पल फ्रिज के पास पड़ी मिली। फ्रिज का दरवाजा खुला था। पानी की खुली बोतल फर्श पर पड़ी थी और उसके पास पानी फैला था, जो यह बताता था कि फ्रिज से पानी की बोतल निकाली गई थी। सिस्टर अभया की दूसरी चप्पल कुएं के पास पड़ी मिली थी। सोचने की बात यह थी कि सिस्टर अभया कुएं के पास कैसे पहुंची। पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ भी की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में सबने यही सोचा कि सिस्टर अभया ने आत्महत्या की होगी, क्योंकि वहां हत्या करने वाला कोई नहीं आ सकता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि सिस्टर अभया की मौत पानी में डूबने से हुई है। उनके शरीर पर जो चोट लगी थी उसके बारे में कहा गया कि वह चोट उनके कुएं में गिरने पर लगी है। स्थानीय पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सबूत मानकर अपनी फाइनल रिपोर्ट लगा दिया कि सिस्टर अभया ने आत्महत्या की है। पुलिस और स्कूल प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सच मानकर बात खत्म कर दिया।
पर स्कूल के हॉस्टल में रहने वाली अन्य ननों को ना तो पुलिस जांच पर भरोसा था और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा था। इसकी एक वजह यह थी कि एक नन ने उसी सुबह किचन के पास हॉस्टल की प्रभारी सिस्टर सेफी, फादर थॉमस कोट्टूर और एक अन्य फादर जोस पुथुरुक्केल को देखा था। वह ननों का हॉस्टल था, इसलिए वहां फादर का जाना वर्जित था। इसके अलावा सिस्टर अभया की एक चप्पल किचन में मिली थी तो दूसरी कुएं के पास मिली थी। फ्रिज खोलकर उन्होंने पीने के लिए पानी की बोतल निकालकर खोली तो थी, पर शायद पानी पी नहीं पाई थीं। क्योंकि अगर वह पानी पीती तो बोतल का ढक्कन लगाकर उसे साथ ले जाती या फिर फ्रिज में रख देती। फ्रिज का दरवाजा भी खुला पड़ा था। अगर उन्हें कुएं में कूदकर आत्महत्या ही करनी थी तो वह फ्रिज का दरवाजा बंद करके जा सकती थीं। एक चप्पल किचन में और दूसरी कुएं के पास क्यों छोड़ती? चप्पल पहनकर भी तो कुएं में कूद सकती थीं। इसके अलावा किचन का कुछ सामान भी अस्त-व्यस्त था। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वहां हाथापाई हुई थी। इन्हीं वजहों से हॉस्टल में रहने वाली अन्य ननों को पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं हुआ। घटनास्थल की स्थिति देखकर उन्हें लगता था कि उस रात वहां कुछ तो गड़बड़ हुई थी, जिसने सिस्टर अभया के साथ कुछ उल्टा सीधा किया था। परिणाम स्वरूप हॉस्टल की 67 ननों ने केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री के करुणाकरन को एक पत्र लिखकर अपील की कि उन्हें पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए सिस्टर अभया की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। ननों की इस अपील के बावजूद केरल सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को देने के बजाय केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। क्राइम ब्रांच ने पूछताछ शुरू की तो उस नन ने बताया कि उस रात उसने हॉस्टल के किचन में सिस्टर सेफी के अलावा दो फादर, थॉमस कोट्टूर और जोस पुथुरुक्केल को देखा था। इसके अलावा क्राइम ब्रांच को एक गवाह भी मिल गया था। वह गवाह था एक चोर जिसका नाम था अदक्का राजा। उस रात वह कॉन्वेंट में चोरी करने आया था। दरअसल वह चोर आकाशीय बिजली को रोकने के लिए छत पर लगे तांबे के तार को चुराने आया था। चोर अदक्का राजा छत पर चढ़कर जब तार चोरी करने जा रहा था, उसी समय उसने सिस्टर सेफी, फादर थॉमस कोट्टूर और फादर जोस पुथुरुक्केल को टार्च लिए किचन के दरवाजे पर देखा था। जब उसने सिस्टर अभया की पूरी कहानी अखबारों में पढ़ी तो उसे समझते देर नहीं लगी कि उस रात सिस्टर अभया ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि इन्हीं तीनों ने उसकी हत्या की थी। उसने खुद क्राइम ब्रांच के ऑफिस जाकर यह बात क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से बताई, लेकिन पुलिस ने उसकी गवाही मानने के बजाय उसे चोरी के आरोप में जेल भेज दिया और क्राइम ब्रांच पुलिस ने भी वही रिपोर्ट दी जो स्थानीय थाना पुलिस ने दी थी। क्राइम ब्रांच का कहना था कि सिस्टर अभया की मौत कुएं में डूबने से हुई थी, यानी उन्होंने आत्महत्या की थी, पर कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। यही वजह थी कि जेमोन पुथेनपुरक्कल जैसे कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस जांच के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस मामले को लेकर विधानसभा में भी काफी हंगामा हुआ। अंततः जब यह मामला केरल हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया। यह सन 1993 की बात है। जांच का आदेश मिलते ही सीबीआई की टीम सिस्टर अभया की मौत के रहस्य का पता लगाने में लग गई। सीबीआई ने भी अपनी जांच के बाद वही कहा जो पुलिस और क्राइम ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। उसका कहना था कि उसे इस तरह का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि वह इसे हत्या का मामला माने। सीबीआई की इस टीम का ध्यान ना तो उस नन की बात पर गया था, ना चोर अदक्का राजा की बात पर। सीबीआई ने यह रिपोर्ट सन 1996 में दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सीबीआई की इस रिपोर्ट को खारिज कर फिर से जांच के आदेश दिए। इसके बाद सीबीआई की दूसरी टीम इस मामले की जांच में लगाई गई। दूसरी टीम ने भी जांच करके सन 1999 में रिपोर्ट दी कि उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि सिस्टर अभया की हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या की है। पर इस टीम ने इस मामले को संदिग्ध जरूर माना था। इस टीम का कहना था कि मामला है तो संदिग्ध, पर सबूत के अभाव में वह निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकती।
हाई कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाकर फिर से ईमानदारी और ढंग से जांच करने के आदेश दिए। इसके बाद सीबीआई की तीसरी टीम जांच में लगाई गई। इस तीसरी टीम ने जांच करने के बाद कोर्ट को बताया कि जांच में यह तो पता चल गया है कि मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वह किसी को दोषी मानकर जांच आगे बढ़ाए। उसका कहना था कि इस मामले में अब तक सारे सबूत मिटाए जा चुके हैं। कोर्ट ने सीबीआई की इस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया और एक बार फिर से डांट कर ईमानदारी और ढंग से जांच करने के आदेश दिए। इस बार सीबीआई ने किसी भी तरह का सबूत या सुराग देने वाले को 3 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी की थी। फिर भी सीबीआई के हाथ ऐसा कोई सबूत या सुराग नहीं लगा कि वह कोर्ट में यह साबित कर सके कि यह हत्या का मामला है। इसी बीच सीबीआई के एक अफसर वर्गीस पी थॉमस, जो इस मामले की जांच कर रहे थे और काफी तेजतर्रार अफसर माने जाते थे, ने एक दिन अचानक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। 19 जनवरी 1994 को जब यह रिपोर्ट आई थी, तब उन्होंने कहा था कि वह समय से पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस मामले में ईमानदारी से जांच करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। केरल के कोच्चि स्थित सीबीआई ऑफिस के सुपरिटेंडेंट वी त्यागराजन उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वह सिस्टर अभया के मामले में अपनी जांच रिपोर्ट को सुसाइड में तब्दील करके कोर्ट में सुसाइड ही दिखाएं। यह खुलासा होने के बाद तो हंगामा मच गया। सीबीआई पर काफी दबाव पड़ा तो वी त्यागराजन को कोच्चि से हटा दिया गया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की चौथी टीम को जांच पर लगाया गया। यह टीम केरल के कोच्चि स्थित सीबीआई ऑफिस के अफसरों की थी। सीबीआई की टीम ने इस केस में फादर कोट्टूर, फादर जोस पुथुरुक्कयल और नन सिस्टर सेफी को संदिग्ध माना। साथ ही उन लोगों का नार्को टेस्ट कराने का फैसला किया। जब इस बात की जानकारी कॉन्वेंट को हुई तो उसने हॉस्टल की रसोइया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कराकर नार्को टेस्ट रोकवाने का भी प्रयास किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाने से मना कर दिया। इसके बाद बेंगलुरु में इन तीनों का नार्को टेस्ट कराया गया। तीनों का नार्को टेस्ट डॉक्टर मालिनी ने किया। नार्को टेस्ट के दौरान इन तीनों का जो इकबालिया बयान था, वह एक सीडी के तौर पर सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसे सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। लेकिन बाद में पता चला कि सीबीआई ने तीनों के नार्को टेस्ट की जो सीडी अदालत में पेश की थी, उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसका मतलब यह था कि फादर और नन सेफी ने नार्को टेस्ट के दौरान जो कुछ भी कहा था, छेड़छाड़ करके उसे बदल दिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने सीधे डॉक्टर मालिनी से संपर्क कर उनसे कहा कि इस मामले की जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है वह उन्हें भेजें, पर डॉक्टर मालिनी ने अपने बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर कुछ गलत काम किया था, इसलिए उसी समय उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। इसके बाद यह मामला यहीं लटक गया। अब वह सीडी सही है या गलत, कोई जानकारी देने वाला नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक वही सीडी केरल के एक लोकल चैनल पर चल गई। वह सीडी चैनल को कहां से और कैसे मिली, यह तो पता नहीं चल सका। जबकि कोर्ट ने कहा कि यह सीडी सीलबंद लिफाफे में हमें दो। उस सीडी में दोनों फादर और नन अपनी पूरी कहानी सुना रहे थे, जो नार्को टेस्ट के दौरान उन्होंने बताई थी। इसके बाद सीबीआई की इस चौथी टीम का ध्यान चोर अदक्का राजा पर गया। पहली बार सन 2008 में सीबीआई ने उसी अदक्का राजा की गवाही के आधार पर चार्जशीट दाखिल किया, जिसके बाद पहली बार सन 2008 में सिस्टर अभया की हत्या के आरोप में दोनों फादर थॉमस कोट्टूर, जोस पुथुरुक्कयल और नन सेफी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद ये तीनों साल भर भी जेल में नहीं रहे और 2009 में हाई कोर्ट ने इन्हें जमानत पर छोड़ दिया था। इसके बाद यह मामला फिर रुक गया। सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की थी और सीडी में तीनों ने जो कहानी सुनाई थी, वह कुल मिलाकर कुछ इस तरह थी। उस रात सुबह 4 बजे सिस्टर अभया पानी पीने के लिए किचन में गईं और पानी पीने के लिए फ्रिज से बोतल निकालकर जैसे ही बोतल का ढक्कन खोलकर पानी पीना चाहा,
तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पलटकर देखा तो दोनों फादर थॉमस कोट्टूर, जोस पुथरुक्केल, जिन्हें कोर्ट ने 2 साल पहले सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, और सिस्टर सेफी आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिए। उन लोगों को उस स्थिति में देखकर सिस्टर अभया सन्न रह गईं। इसी के साथ दोनों फादर और सिस्टर सेफी ने भी सिस्टर अभया को देख लिया था। अभया को देखकर तीनों घबरा गए, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई थी। चोरी भी ऐसी कि अगर बात खुल जाती तो तीनों की बदनामी तो होती ही, उन्हें वहां से निकाल भी दिया जाता। इसके बाद वे कहीं के ना रहते। इसलिए उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि क्यों ना सिस्टर अभया की हत्या कर उनका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। यह निर्णय लेते ही फादर थॉमस कोट्टूर ने आगे बढ़कर हैरान परेशान खड़ी सिस्टर अभया का एक हाथ से गला और दूसरे हाथ से उनका मुंह दबोच लिया, तो सिस्टर सेफी ने किचन में रखी कुल्हाड़ी उठाकर पूरी ताकत से सिस्टर अभया के सिर पर वार कर दिया। उसी एक वार में सिस्टर अभया बेहोश होकर गिर पड़ी तो उन्हें लगा कि वह मर चुकी हैं। और यही सोचकर फादर थॉमस और सिस्टर सेफी ने बेहोश पड़ी अभया को घसीटकर कॉन्वेंट के कंपाउंड में बने कुएं में ले जाकर डाल दिया। उस समय यह किसी को पता नहीं था कि सिस्टर अभया जिंदा थीं या मर चुकी थीं। इसके बाद किचन में आकर वहां फैले खून को साफ कर दिया। लेकिन सिस्टर अभया की चप्पल, फ्रिज के दरवाजे, फर्श पर पड़ी बोतल और वहां अस्तव्यस्त हुए सामान की ओर उनका ध्यान नहीं गया। बाद में इन्हीं चीजों से लोगों को अभया के साथ कोई हादसा होने का शक हुआ। उसी समय चोर अदक्का राजा चोरी करने के इरादे से छत पर चढ़ा था। तभी उसने इन तीनों को वहां देख लिया था। उस समय उसने फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी को पहचान भी लिया था। बाद में उसने दोनों की शिनाख्त भी कर दी थी। फादर जोस अंधेरे में थे, इसलिए वह उन्हें पहचान नहीं पाया था। यह पूरी बातें नार्को टेस्ट में सामने आई थीं। कोर्ट नार्को टेस्ट को सबूत नहीं मानता, क्योंकि इसमें आदमी जो भी बताता है वह नशे की हालत में यानी अर्ध बेहोशी की हालत में बताता है, इसलिए कोर्ट इसे पुख्ता सबूत नहीं मानता। ऐसा ही इस मामले में भी हुआ। कोर्ट ने नार्को टेस्ट में दिए गए बयान को सही नहीं माना और तीनों को सन 2009 में जमानत पर रिहा कर दिया था। इस मामले की जिस पुलिस अधिकारी ने जांच की थी उस पर भी संदेह था। बाद में पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ की गई थी। उस रात सिस्टर अभया ने जो कपड़े पहने थे वे भी गायब कर दिए गए थे। उनके शरीर पर जो चोट के निशान थे वे भी छिपाए गए थे। इस तरह इस मामले में हर कदम पर साक्ष्य और सबूत छिपाए और नष्ट किए गए। शायद इसीलिए सीबीआई ने इस मामले में एक पुलिस अधिकारी को भी साक्ष्य मिटाने के आरोप में आरोपी बनाया था, लेकिन बाद में वह हाई कोर्ट से बरी हो गए थे। सन 2018 में फादर जोस पुथुरुक्केल इस केस में सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए। इसके बाद सन 2019 में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति वीजी अरुण की बेंच ने इस मामले में हो रही देरी की ओर ध्यान दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि इस केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए। इसके बाद सीबीआई कोर्ट में इस केस की रोजाना सुनवाई शुरू हुई, जिसकी वजह से घटना के 28 साल बाद कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंच सका और न्यायाधीश के सनिल कुमार के फैसले के साथ इस मामले का पटाक्षेप हुआ। श्री सनिल कुमार ने अपने फैसले में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर को उद्धृत करते हुए अपना जो फैसला सुनाया वह इस प्रकार था। उनका कहना था कि सिस्टर अभया की मौत का मामला निश्चय ही ऐसा था जिस पर मलयाली भाषी केरल की पूरी एक पीढ़ी ने अपने जीवनकाल के दौरान घर घर खूब चर्चा सुनी। झूठ, फरेब, अपराध को छिपाना, राजनीतिक प्रभाव, अदालती कार्रवाई और बीच बीच में मामला बंद करने की रिपोर्ट सहित सब कुछ देखा सुना था। न्यायाधीश जाते रहे पर मुकदमा जस का तस रहा। रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इतने अधिक हैं कि परिस्थितियों की तारतम्यता की कड़ी कुल मिलाकर आरोपियों के अपराध की ओर इशारा करती है और इस नतीजे पर पहुंचाती है कि आरोपियों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। गवाहों और प्राप्त सबूतों से साबित होता है कि सिस्टर अभया की मौत सिर में लगी चोट और पानी में डूबने से हुई।
अभया के शव परीक्षण से पता चला कि उसकी गर्दन के दोनों ओर नाखूनों की खरोंच के निशान थे, उनकी गर्दन पर जख्म भी था और सिर के पिछले हिस्से में भी जख्म था। मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार ये जख्म मौत से पहले के थे। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अपना जीवन खत्म करने पर तुला व्यक्ति जो अपना जीवन तत्काल खत्म कर रहा हो, वह अपने साथी छात्रों के साथ मिलकर पढ़ाई करने की बात तो दूर, वह अपने भविष्य को लेकर क्यों चिंता करेगा। अपनी परीक्षा को अच्छी तरह देने के बारे में सोचकर अच्छी नींद भी नहीं लेगा और ना मन लगाकर पढ़ाई करेगा। ये सारी बातें आत्महत्या करने की बात को झुठलाती हैं। अदालत का कहना था कि अभया एक बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ, ईमानदार, सादगी पसंद, दृढ़निश्चयी और अति शिष्टाचारी लड़की थी, जो हर तरह से कुशल थी और परोपकारी जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके लिए खुद ही अपने जीवन का अंत कर लेना पूरी तरह से असंभव था, जैसी दलीलें बचाव पक्ष पेश कर रहा है। इस मामले में गवाही देने वाला अदक्का राजू या अंडासू राजू, जिसे ज्यादातर लोग इसी नाम से बुलाते थे, एक मामूली चोर था। वह आकाशीय बिजली रोकने के लिए कॉन्वेंट की छत में लगी तांबे की छड़ की चोरी किया करता था। न्यायाधीश ने इस तथ्य का भी जिक्र किया है कि वह अपने बयान पर अडिग रहा कि उसने फादर थॉमस कोट्टूर और एक अन्य व्यक्ति को टॉर्च के साथ किचन के पास खड़े देखा था, जबकि बचाव पक्ष ने राजू की पृष्ठभूमि के आधार पर उसकी गवाही पर ही सवाल खड़े किए, लेकिन दो वकीलों द्वारा जिरह करने के बावजूद वह अपनी बात पर कायम रहा। फैसले में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किस तरह से गवाह राजू को अपने बयान से मुकरने और सिस्टर अभया की हत्या कबूल करने के लिए धमकियां मिली, यातना दी गई और मोटी रकम देने का प्रलोभन दिया गया, पर वह अपने बयान से टस से मस नहीं हुआ। अदालत ने इस तथ्य को रिकॉर्ड किया कि सिस्टर अभया की मौत वाली रात सिस्टर सेफी अकेली थी, क्योंकि उनकी साथी रिट्रीट सेंटर गई थीं। उस रात और सवेरे रसोई घर में सामान्य स्थिति नहीं थी, जिसके बारे में अदालत को कॉन्वेंट में रहने वाले अन्य लोगों ने, जो बाद में मुकर गए थे, की गवाही से पता चला था। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी मिली थी कि सिस्टर सेफी ने अपने यौनाचार में लिप्त रहने के तथ्य को छिपाने के लिए स्त्रीरोग विशेषज्ञ से अपनी हाइमेनोप्लास्टी कराई थी। अदालत ने पाया कि सेफी ने यह प्रक्रिया सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करने के बाद कराई थी। अदालत ने इस मामले के गवाहों में से एक गवाह कलारकोडे वेणुगोपाल को दिए गए फादर थॉमस कोट्टूर के बयान का संज्ञान लिया। इस मामले में वेणुगोपाल ने कोट्टूर का नार्को टेस्ट कराए जाने की संभावना के बारे में जानकारी मिलने पर थॉमस कोट्टूर से संपर्क किया था। तब उन्होंने भावावेश में वेणुगोपाल से कहा था कि वह लोहे या पत्थर से नहीं बने, वह भी मनुष्य हैं, जो एक समय पर सिस्टर सेफी के साथ पति पत्नी की तरह रहे थे। अब उन्हें क्यों सूली पर चढ़ाया जा रहा है। बचाव पक्ष ने अदालत से वेणुगोपाल के बयान को भरोसेमंद न मानने का आग्रह किया था, पर अदालत ने कहा कि आरोपी का बर्ताव, उसकी गवाही के दौरान उसकी भाव भंगिमाएं और अपनी गवाही के बुनियादी तथ्यों से टस से मस नहीं होने का तथ्य गवाह की विश्वसनीयता बता रहा था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अचानक बगैर किसी वजह से पूरा कॉन्वेंट सामूहिक रूप से मुकर गया, सबूत भी गायब हो गए और कॉन्वेंट की रसोइया अचम्मा ने नार्को टेस्ट को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर दी। अदालत ने यह टिप्पणी भी की कि उसने स्वीकार किया कि उच्चतम न्यायालय में देश के महानतम वकीलों में शामिल वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे उसकी ओर से पेश हुए थे। अदालत ने फैसले में कहा कि उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके मुकदमे का खर्च कॉन्वेंट ने उठाया था, जबकि उसे मुकदमे के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अदालत ने कहा कि इससे यह साबित होता है कि इस मुकदमे को किस अंतिम नतीजे पर पहुंचने से रोकने तथा अभियोजन के मामले की सुनवाई को पटरी से उतारने के लिए प्रभावशाली लोगों ने व्यवस्थित और संगठित तरीके से प्रयास किए। न्यायाधीश श्री के सनील कुमार ने इस मामले के जांच अधिकारियों, डीएसपी के सैमुअल और तत्कालीन एसपी केटी माइकल की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि इनकी इस मामले में दिलचस्पी की वजह से साक्ष्य नष्ट हुए, मनगढ़ंत सबूत तैयार किए गए, यहाँ तक कि मुख्य गवाह अदक्का राजू को सिखाया पढ़ाया गया और अन्य गवाहों पर दबाव डाले गए।
अदालत ने भविष्य में इस तरह से हस्तक्षेप के खिलाफ सख्त चेतावनी देते हुए इस फैसले की प्रति राज्य पुलिस के मुखिया को भी देने का आदेश दिया। अंत में न्यायाधीश सनिल कुमार ने फादर थॉमस कोटूर और सिस्टर सेफी को सिस्टर अभया की हत्या, अपराध छिपाने और सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास यानी जीवित रहने तक जेल में रहने की सजा सुनाई। साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। थॉमस को टूर पर घर में बिना अनुमति घुस जाने का भी आरोप लगा। सिस्टर सेफी अब नन वाले कपड़े नहीं पहन सकेंगी। सिस्टर अभया को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे लोगों में अकेले जीवित बचे मानवाधिकार कार्यकर्ता जोमोन पुथेनपुराकल ने कहा कि आखिर सिस्टर अभया को न्याय मिल ही गया। यह इस बात का उदाहरण है कि किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास पैसा और बाहुबल है तो वह न्याय से खिलवाड़ कर लेगा। जिस चोर अदक्का राजा की गवाही पर दोनों को सजा हुई, फैसला आने के बाद उसने कहा कि उसे मुकरने के लिए बहुत प्रताड़ित किया गया, उस पर दबाव डाला गया, 3 करोड़ रुपए का लालच दिया गया, पर वह अपनी बात पर अडिग रहा। आखिर उसकी भी तो बेटियां हैं। इस मामले में कुल 167 गवाह थे, जिनमें से लगभग सब मुकर